थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस चैनल पे बुलाने के लिए। थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम। शुक्रिया। ओम शांति। मैं आपसे 5 सवाल ऐसे पूछना चाहता हूँ दीदी, जो मेरे ऑडियंस ज्यादातर मुझसे पूछते हैं। मेरी ऑडियंस अपने 20s में है, तो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग फेज से गुजर रहे हैं, बिकॉज जो उनको स्कूल और कॉलेज में सिखाया गया, अब जिंदगी में वो एहसास हो रहा है कि शायद कुछ एप्लीकेबल था, कुछ नहीं था। अलग नजरिए से पूरी जिंदगी जीनी पड़ रही है और खुद से सीखनी पड़ रही है। तो ये 5 सवाल ज्यादातर मुझसे पूछे जाते हैं, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा एंड आपकी राय लेना चाहूंगा। पहला सवाल उसमें यह है दीदी कि 20s में हम पूरी दुनिया को देख रहे होते हैं, अपने दोस्तों को देख रहे होते हैं, बाकी लोगों को देख रहे होते हैं, आप सोशल मीडिया पे लाखों करोड़ों लोगों को देखते हैं, एंड इनवेरिएबली कंपैरिजन एक जीने का तरीका बन जाता है। उसके पास ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा खुश लग रहा है, उसके पास ये रिलेशनशिप्स हैं, उसके पास ये है वो है, एंड इट बिकम्स रियली हार्ड टू फिगर कि हमसे क्या गलती हो रही है, कि हम कहाँ कमी महसूस कर रहे हैं, सो ऑन। So one question that I often get asked is, how do we stay true to ourselves and stop comparing ourselves to others? कंपैरिजन शायद बचपन से सीखा था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी हमें कंपेयर किया था किसी ना किसी के साथ। जब स्कूल में हम अपने मार्क्स लेकर आते थे, या हम अपने टेस्ट या एग्जाम के बाद वापस आते थे, तो पहला क्वेश्चन होता था कैसा हुआ तुम्हारा पेपर, तो हम अपना बता देते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता था बाकी सबका कैसा हुआ, बाकी सबके कितने आए। एंड नाउ दैट वी रिफ्लेक्ट बैक, वी फील इट्स अ वेरी इररेलेवेंट क्वेश्चन, क्योंकि मेरा एग्जाम कैसा हुआ शुड बी इन रेफरेंस टू मेरी तैयारी कैसे हुई थी। अगर मैंने इतनी अच्छी तैयारी की तो मेरा एग्जाम उस तैयारी से अच्छा हुआ या मेरी क्षमता से कम अच्छा हुआ। तो फोकस मेरी तैयारी, मेरी परिस्थिति, मेरी सिचुएशंस और मेरी परफॉर्मेंस पर होना चाहिए था। बट समवेयर शायद बहुत पहले से कंपैरिजन को हमने नेचुरल माना हुआ था, तो हमारे पेरेंट्स ने भी हमें दूसरों से कंपेयर किया। कभी हमें हमारे भाई बहनों से कंपेयर किया, कभी हमें नेबर्स से कंपेयर किया, और कभी अपने फ्रेंड्स के बच्चों से कंपेयर किया। तो चाहे हमारी परफॉर्मेंस में कंपेयर किया, चाहे हमारी फिजिकल अपीयरेंस में कंपेयर किया, और चाहे हमें हमारे संस्कारों के लिए भी कंपेयर किया। स्पेशली सिबलिंग्स में वो कंपैरिजन ज्यादा हर रोज ही होता रहता है। इंटेंशन बहुत अच्छी थी, लेकिन दैट वी नीड टू रिमेम्बर। हम ये नहीं कहेंगे कि पेरेंट्स कुछ गलत कर रहे थे, सिर्फ तरीका थोड़ा सा चेंज होने की जरूरत है। इंटेंशन बहुत अच्छी थी, इंटेंशन मोटिवेट करने की थी, इंटेंशन ट्रांसफॉर्म करने की थी। तो वो कहते थे देखो तुम्हारा भैया कितना अच्छा बोलता है सबके सामने, तुम इतने चुप चुप रहते हो, तुम इतने डरे हुए रहते हो। तो इंटेंशन थी हमें मोटिवेट करके ट्रांसफॉर्म करने की, लेकिन तरीका कंपैरिजन का था। तो वो धीरे धीरे हमारी कंडीशनिंग ही बन गया कि आई एम गुड हैज टू बी इन रेफरेंस टू अदर पीपल। तो दो चीजें आ गई, एक कंपैरिजन एंड दूसरा पब्लिक अप्रूवल, कि लोग बोलेंगे हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं। ये भी बचपन से शुरू हुआ था कि जब हम छोटे थे तो मेहमान घर आते थे तो मम्मी पापा कहते थे आप अपनी वो वाली चीज सुनाओ, आप अपनी वो पेंटिंग दिखाओ, आप अपना वो। अगेन इंटेंशन वाज वेरी गुड कि मेरे बच्चे ने कुछ अच्छा किया है, सब देखें, उसको दुआएं दें। लेकिन जब वो हमें देखते थे कुछ सुनाते हुए, डांस करते हुए, सिंग करते हुए, तो जो मेहमान था वो ये नहीं कहता था कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया या आपने बहुत अच्छा पेंट किया। उसने कहा कि आप बहुत अच्छे बच्चे, यू आर अ वेरी गुड बॉय, यू आर अ वेरी गुड गर्ल। ये एक बहुत डीप कंडीशनिंग बनी कि माई परफॉर्मेंस इज इक्वल टू मी बीइंग अ गुड पर्सन। ये बहुत सटल है, लेकिन यही हमारे जीवन की कोडिंग ही बन गई कि आई एम गुड इफ आई परफॉर्म वेल। तो इट वॉज नॉट अबाउट हु आई एम एज अ पर्सन, मेरे संस्कार क्या है, मेरी पर्सनालिटी क्या है, मेरी सोचने का तरीका क्या है, मैं कितना केयरिंग हूँ, कितना काइंड हूँ, कितना हम्बल हूँ, कितना शेयरिंग हूँ। इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं हुई थी, बात हो रही थी मेरी परफॉर्मेंस की। तो दो चीजें बचपन से कोडिंग हो चुकी है, और वो है एक परफॉर्मेंस, मैं कौन हूं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा परफॉर्मेंस भी दूसरों के रेफरेंस में कम या ज्यादा है। तो इवन इफ आई एम द बेस्ट अकॉर्डिंग टू माई कैपेसिटी, लेकिन कोई और मेरे से थोड़ा अच्छा है,
तो फिर आई एम नॉट द बेस्ट। तो वो ये दो चीजें डीप कोडिंग हो गई। तो इसने हमारे पास दो संस्कार लेकर आए, एक कंपैरिजन, फिर ऑटोमेटिकली कंपटीशन आ जाता है दूसरों के साथ, अपने सिबलिंग के साथ ही कंपटीशन कर रहे हैं, बड़े होकर अपने स्पाउस के साथ भी कंपटीशन करते हैं, फिर उससे जेलेसी भी आती है। मतलब एक संस्कार से बहुत सारे संस्कार कनेक्ट हो जाते हैं। और दूसरा जो बहुत ही डीप और बहुत डैमेजिंग है वो है पब्लिक अप्रूवल, कि लोग मुझे कहें हम अच्छे हैं। और फिर जब से सोशल मीडिया आया तो ये दोनों संस्कार एक अलग ही लेवल पर चले गए, क्योंकि पहले तो मुझे आसपास के लोगों से अप्रूवल चाहिए था, अब मुझे अनजान लोगों से अप्रूवल चाहिए होता है। एंड फिर हर रोज जब हम वो अपने नंबर ऑफ लाइक्स और कमेंट्स देख रहे हैं, जिस ताकि मुझे और लाइक्स मिले, हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको ज्यादा लाइक्स मिलेंगे, विच मीन्स ज्यादा लोग जिस चीज को अप्रूव करते हैं हम वैसा बनने की कोशिश करते जाते हैं। जरूरी नहीं है आज के समय में कि ज्यादा लोग जो चीज को अप्रूव कर रहे हैं वो मेरे लिए सही है। इट्स नॉट नेसेसरी। हम उस समय से गुजर ही नहीं रहे हैं जहां मेजॉरिटी राइट रास्ते पे चल रहे हैं या राइट सोच रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी तो सोच ही नहीं रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो दूसरे मेजॉरिटी कर रहे हैं। तो अपनी अपनी ओपिनियन, स्टैंडिंग फॉर द राइट कि सही क्या है, वो बहुत लोग नहीं यूज कर रहे हैं। वो यही करते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं, तो हम भी वही कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी एक अलग एनर्जी वाइब्रेशन पर जा रही है और उनकी पब्लिक अप्रूवल लेने के लिए हम भी वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और होता यह है, हम जो हैं वो भी नहीं रहते, हम वो उनके जैसा जो बनना चाहते हैं वो भी नहीं बनते। तो हमारी पर्सनालिटी इसलिए कंफ्यूजिंग है। एक्चुअली तो कुछ कंफ्यूजन है नहीं, लेकिन कंफ्यूजन हम क्रिएट कर रहे हैं। और ये इसलिए है क्योंकि हमारा ध्यान ज्यादातर दूसरों पर है, और दूसरों पर ध्यान इतना समय देते हैं कि अपनी तरफ तो ध्यान देते ही नहीं है, अपने बारे में सोचते नहीं है कि मेरे संस्कार कौन से राइट हैं, मुझे क्या चेंज करना है। अगर कंपैरिजन करना भी है तो संस्कारों में करो कि दूसरा कितना कंपैशनेट है, मैं भी वो सीख सकता हूँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। दूसरा कितना हम्बल है, कितना काइंड है, मैं भी वो बन सकता हूँ। दूसरा कितना सेवा भाव से कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो कंपैरिजन करना भी है तो उसको कंपैरिजन नहीं कहेंगे, इंस्पिरेशन कहेंगे, कि हम किसी के अंदर वो संस्कार देखें, हम भी सीखें, हम भी अपने संस्कारों को और ऊपर उठाएं। लेकिन ये कंपैरिजन करना कि उसके पास ज्यादा है तो मेरे पास भी होना चाहिए, ये एक नेवर एंडिंग रेस है। ये पहली बात कभी खत्म नहीं होगी, और इसलिए हम जीवन में कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि हमें हमेशा लगेगा कि मेरे पास किसी एक से तो कम है ही, ये तो होगा ही कि किसी एक से कम है। बहुत साल पहले वी वर डूइंग अ कॉर्पोरेट प्रोग्राम। उन्होंने कहा हमारे को बहुत स्ट्रेस है, तो उनसे पूछा स्ट्रेस का कारण क्या, तो कहा कि हम नंबर 1 है कंट्री में, अपनी फील्ड में जो भी उनकी इंडस्ट्री थी, और हमें नंबर 1 रहना है, तो हमें वो वाला स्ट्रेस है। तो अब हम उस युग से चल रहे हैं कि जो बच्चे फर्स्ट आते हैं उनको भी स्ट्रेस होता है। तो फिर उनसे पूछा कि आपका टारगेट क्या है अगले साल का, तो उन्होंने X बताया। मैंने कहा सपोज आप नेक्स्ट ईयर 2X अचीव करते हैं, विल यू बी हैप्पी? तो दे से ऑफ कोर्स वील बी वेरी हैप्पी, क्योंकि X टारगेट रखा था और 2X अचीव किया। एंड देन आई सेड बट यू विल नॉट बी नंबर 1, क्योंकि कोई और शायद 2X से ज्यादा अचीव करेगा, विल यू बी हैप्पी? उनको पता नहीं था क्या आंसर देना है, वो ऐसे एक दूसरे को देख रहे थे कि विल वी बी हैप्पी, मतलब X की जगह 2X अचीव किया तो भी इसलिए हैप्पी नहीं है क्योंकि किसी और ने अचीव किया। इससे ज्यादा हम नीचे नहीं जा सकते। ये अपने संस्कारों में बहुत नीचे जाना हो गया है कि दूसरों की खुशी से हमें प्रॉब्लम होती है, दूसरों के आगे बढ़ने से हमें प्रॉब्लम होती है। हम वो वाली संस्कृति है जो दूसरों की सफलता में दुआएं देते हैं, दूसरों की सफलता में खुश होते हैं। चलो खुश नहीं होना, लेकिन परेशान तो नहीं होना कि दूसरे को आपसे ज्यादा मिला। अगर आपने सामने वाले से ज्यादा पा भी लिया ना, इट वोंट बी वर्थ इट, क्योंकि आपने अपने संस्कारों को बहुत नीचे लेकर आए हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपने संस्कारों को, अपनी मर्यादाओं को, अपने सोचने के तरीकों को इतना ऊंचा उठाएं, उसमें नंबर 1 जाए। और जब आप अपनी सोच, संस्कार, व्यवहार, वाइब्रेशंस इसमें ऊंचा जाएंगे ना, तो जो आप कर रहे हैं
उसमें आप अपनी क्षमता से तो बहुत ऊपर जाएंगे, नॉट इन कंपैरिजन विद एनीबडी एल्स, लेकिन आपकी जो क्षमता और पोटेंशियल है उसमें आप अपनी कैपेसिटी से कई गुना ऊपर जाएंगे अगर आप अपनी सोच में ऊपर जाएंगे। और इस समय बहुत सारे लोग अपनी सोच में नीचे जाते जा रहे हैं, तो वहां सच्ची में कम कंपटीशन चल रहा है, तो इसीलिए उस पे जाओ और अपनी क्षमता से बहुत बहुत ऊपर चले जाओ। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। आई लव्ड एवरीथिंग दैट यू सेड। मुझे सबसे ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग लगा कि get inspired by people who have a higher moral ground than you, because then that is what you can aspire towards. बहुत खूबसूरत। Thank you so much दीदी for this. Second सवाल, and this is something जो हर रोज आता है, and I don't blame this generation क्योंकि एक बहुत अलग एक्सपीरियंस से गुजर रही है जहां सोशल मीडिया आ चुका है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग कॉन्स्टेंटली इन देयर लाइफ, जो जब मैं बड़ा हो रहा था तो डेफिनेटली इतने दर्जे पे नहीं था। एंड दिस इज अबाउट फोकस एंड डिस्ट्रैक्शन। एवरी सिंगल सेकेंड कुछ ना कुछ है जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है हमारे पे ध्यान दो, whether it is social media, whether it is content, whether it is people, whether it is news, whether it is anything that's happening. तो मेरे ज़माने में दायरा बहुत छोटा था, तो शोर भी बहुत कम था एंड बहुत सीमित लेवल तक था। अब पूरी दुनिया शोर मचा रही है एंड कोई बोल रहा है कि मेरे कपड़े देखो, कोई बोल रहा है मेरे गाने सुनो, कोई बोल रहा है ये देखो वो देखो, एंड पीपल आर स्ट्रगलिंग to spend even 5 minutes on something without breaking their attention. How do we get this focus in our lives? सबसे इम्पोर्टेंट है कि दुनिया को मत ब्लेम करो। दुनिया तो शोर मचा रही है, दुनिया अटेंशन सीख कर रही है, दुनिया चाहती है कि हम उसकी तरफ देखें, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग ना। वो जो कर रहे हैं वो अपने नजरिए से तो बिल्कुल राइट कर रहे हैं। हमें डिसाइड करना है कि मुझे किस तरफ देखना है, किस तरफ नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। वो सिर्फ मेरे चारों ओर शोर मचा सकते हैं, वो मेरे माइंड और मेरी कर्म इंद्रियों को वो खींच नहीं सकते हैं। वो कंप्लीटली मेरी चॉइस है, मेरे कंट्रोल में है। जैसे अगर आप कहीं खाना खाने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें वहां पड़ी होती हैं। एक रेस्टोरेंट में चले जाओ, बुफे, मतलब 50 चीजें वहां पड़ी हुई होंगी, लेकिन वो सिर्फ 50 चीजें टेबल पर आपके सामने रख सकते हैं, आपके अंदर नहीं डाल सकते वो 50 चीजें। वो चॉइस हमेशा हमारी अपनी होती है कि मुझे ये खाना है या ये खाना है, कितना खाना है, कब खाना है और क्या खाना है, वो मेरी चॉइस है। तो सबसे पहला स्टेप है ब्लेम फिंगर बाहर नहीं, कि बाहर इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है। बाहर तो बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज। अगर आज हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं तो वो भी इसीलिए है ना, बिकॉज somebody chose to come out into the world and bring something। तो ये एक ऑप्शन है। इसी तरह बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मुझे सिर्फ ये चूज करना है कि मैंने क्या खाना है। तो उस टेबल पर जंक फूड भी होगा, अनहेल्दी फूड भी होगा, हेल्दी फूड भी होगा और वेरी हेल्दी फूड भी होगा। ये चॉइस मेरी है। अब मुझे सिर्फ अपना ध्यान रखना है कि मैं टेस्ट के बजाय हेल्दी फूड की तरफ जाऊं। मेरा झुकाव टेस्टी फूड की तरफ जाएगा क्योंकि वो टेस्टी होता है, लेकिन जब मुझे पता चल जाए कि वो मेरे लिए हेल्दी नहीं है, then it's all about my willpower. I cannot tell the other person, वो तुमने ऐसी वाली चीजें क्यों बनाकर टेबल पर रखी। वो कहेगा मैंने तो सब कुछ रखा, चॉइस तो आपकी है, आपको क्या खाना है। So first thing is never blame. ब्लेम करने से हमारी शक्ति घटती है। Never blame anyone and anything for anything. मतलब कभी भी नहीं कहना इसकी वजह से ये, उसकी वजह से ये। जैसे ही हमने किसी पर भी किसी भी चीज के लिए ब्लेम किया, हमने अपनी पावर उसको दे दी। इट्स ऑलवेज मी, ये मेरी चॉइस है। क्या सोचना है वो भी मेरी चॉइस है, क्या डिसाइड करना है वो भी मेरी चॉइस है, क्या बोलना है वो मेरी चॉइस है, क्या करना है वो मेरी चॉइस है। दुनिया मुझे कंट्रोल नहीं करती। आई एम द मास्टर ऑफ माई सेल्फ। ये अलग बात है कि हम विक्टिम बन के जीते रहते कि दुनिया ऐसी है। दुनिया कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती है। दुनिया वो कर रही है जो उनको सही लग रहा है, हम वो करेंगे जो हमें सही लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम ये याद रखें कि जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं।
ये तो 120% सर्टेन है कि जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। तो कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन इज इमोशनल डाइट। वो मेरे संस्कार बनाती है, क्योंकि वो मेरी सोच बनाती है। मेरे संस्कार मेरे कर्म में आते हैं और मेरा कर्म मेरा भाग्य बनता है। तो जो हम ये ऐसे ऐसे फोन को करते रहते हैं और टीवी के रिमोट को ऐसे ऐसे करते रहते हैं या माउस को ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं और बहुत कुछ अंदर लेते रहते हैं, हम इसको टाइम पास समझते हैं। ये टाइम पास नहीं है, ये हमारे संस्कार, संस्कार से कर्म, कर्म से भाग्य। तो अपने रूम में एक पोस्टर बना लें, अपने फोन के डेस्कटॉप पे, लैपटॉप के डेस्कटॉप पे रखते हैं, कंटेंट इज इक्वल टू पर्सनालिटी इज इक्वल टू डेस्टिनी। अब अपनी चॉइस से चूज करें, क्या लेना है वो आपकी चॉइस है। लेकिन कल भाग्य में जब कोई बात आएगी तो ये नहीं कहना उसकी वजह से, ये कहना ये मैंने चूज किया था, ये मैंने चूज किया था। तो ध्यान से चूज करें, क्योंकि इस समय हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत फास्ट बढ़ते जा रहे हैं। और मेंटल हेल्थ इश्यूज को प्रिवेंट करने के लिए हमें इमोशनल हेल्थ पर ध्यान रखना है, और इमोशनल हेल्थ पर ध्यान रखने के लिए इमोशनल डाइट पर ध्यान रखना है। तो हमेशा याद रखना, वो किसी का बिजनेस है। जो भी कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो किसी का बिजनेस है। वो तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हम अपना भाग्य गवा रहे हैं। सो वी जस्ट नीड टू बी केयरफुल। एक बार उतना चीज यहाँ फिट हो गई तो कोई चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है, बिकॉज आई एम क्रिएटिंग माई डेस्टिनी। एंड जब हम बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, हमारी सोच बहुत ज्यादा चलती है, एंड इसीलिए ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरा मन सोचना बंद नहीं करता, सोचता ही जाता है। फियर क्रिएट होता है, चिंता क्रिएट होती है, टेंशन क्रिएट होती है, अग्रेशन क्रिएट होता है। क्यों क्रिएट हो रहा है? कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो वाला। आप सिर्फ 15 दिन वो कंटेंट कंज्यूम नहीं करो, आपके आधे से ज्यादा अनकंफर्टेबल संस्कार तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जैसे आपने कहा, जब हम स्कूल और कॉलेज में थे तो ये कंटेंट था ही नहीं। आई मीन वीव ग्रोन अप विद फर्स्ट टीवी कमिंग, फर्स्ट फोन, फर्स्ट एवरीथिंग। लेकिन फिर साथ साथ आप देखिए कि तब हमें डिप्रेशन वर्ड पता नहीं था। मतलब व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज हमें स्ट्रेस वर्ड भी पता नहीं था। वो स्ट्रेस सिर्फ फिजिक्स में ही था, प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। हमने कभी नहीं कहा आई एम स्ट्रेस्ड। आई हैव नॉट हर्ड दैट वर्ड दैट टाइम इन इमोशंस। हम सिर्फ एक एग्जाम के एक दिन पहले और रिजल्ट के एक दिन पहले थोड़ा टेंशन, इतना वर्ड बोलते थे बस। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ कंटेंट। तो फिर ना स्ट्रेस था, ना डिप्रेशन था, ना रिलेशनशिप में डिवोर्स ऐसे था जैसे आज हो रहा है, ना ये कैंसर, डायबिटीज ये ऐसी थी जैसे आज हो रही है। क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ से स्टार्ट होती हैं और इसके ऊपर कंटेंट का असर है। सो स्टूडेंट लाइफ में तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो टाइम आपकी पढ़ाई का है, वो टाइम आपकी अपने करियर की फाउंडेशन सेट करने का है। किसी और के बिजनेस को, आपके भाग्य को नहीं बिगाड़ने देना। चॉइस आपकी अपनी। Beautiful. Love that. Mental health is a direct consequence of your emotional health, is a direct consequence of your emotional diet, and your emotional diet is determined by the content you consume. Beautiful. Very nice. I love this. वक्त को मद्देनजर रखते हुए दीदी, हम एक और सवाल लास्ट में पूछेंगे, and this is very similar to the comparison and the focus one, लेकिन थोड़ा सा अलग से structured, and that is this abundance of choice. क्योंकि आजकल हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे ज़माने में एक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बन गए तो जिंदगी एक तरीके से सेट थी। अब हम कुछ भी बन सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, and that has ironically led to more confusion than clarity. There is abundance of choice, and उस abundance of choice को लेके people are absolutely confused. How should they think about their life, which is comprising their professional career, but also then a reflection of कि क्या हम ambition को chase करें, fulfillment को chase करें, combination करें, या अलग अलग phases में अपनी life को बांटें कि 20s में be very aggressive, keep hustling, लेकिन फिर 30s में family, फिर 40s में self, but then that looks like a very long drawn process of living life. So there is a lot of miscalculation around how to live life
because of the abundance of choices. So someone in their 20s who are making very strong decisions about their career, कि क्या वो आगे करेंगे, कैसे करेंगे, what would be your advice or your recommendation on how they should go about making those choices? सबसे इम्पोर्टेंट है कि चॉइस बनाने वाला कौन है. इट्स आई. So the one who is going to make the choice, am I energizing that I on a daily basis? क्योंकि अगर वो I ही energized नहीं है तो हो सकता है उसकी चॉइस ही ठीक ना हो. और अगर चॉइस ठीक नहीं की, डिसीजन ठीक नहीं किया, और अगर डिसीजन पीयर प्रेशर में कर लिया या मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं उस वजह से कर लिया, या ज्यादातर मेजोरिटी लोग आजकल क्या कर रहे हैं उस हिसाब से कर लिया, फिर सामने जब उसमें कोई भी चॉइस हम करेंगे तो उसमें कभी कुछ इजी होगा, कभी कुछ मुश्किलातें आएंगी. वो जब मुश्किलातें आएंगी तो मेरे पास उसको फेस करने की ताकत नहीं होगी क्योंकि मैंने आई को एनर्जाइज नहीं किया है. सो ऑलवेज दैट वर्ड आई नीड्स टू बी अंडरलाइंड कि आई कौन है. आई रिश्ता नहीं है, आई रोल नहीं है, आई पोजीशन नहीं है. आई वो आई है जो ये सारी चीजें प्ले कर रहा है, ये सारी चीजें निभा रहा है. तो दिस इज लाइक द सीड ऑफ लाइफ. ये बीज है, ये सीड है. इस सीड से हमारे जीवन का वृक्ष निकलता है. तो ये सीड से बॉडी की हेल्थ इन्फ्लुएंस होती है, ये सीड से रिश्ते बनते हैं, ये सीड से हम काम करते हैं और फिर उस पे बहुत सारे फल और फूल उग के आएंगे. लेकिन सीड की हेल्थ कैसी है? अगर सीड हेल्दी है तभी तो वृक्ष हेल्दी निकलेगा, तभी तो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अच्छे फ्रेग्रेंस वाले कलरफुल और टेस्टी होंगे. और सीड ही अगर इज नॉट टेकन केयर ऑफ, अब एक हम अपने सीड पर इस पर ध्यान नहीं. दूसरा, जैसे आपने कहा हम प्रोफेशनली भाग, नाउ ड्यूरिंग दैट ऑल्सो हम सीड को नरिश नहीं कर रहे डेली बेसिस पे. सिर्फ जाके 5 मिनट बीज और जड़ों में पानी देना होता है. हम कहते हैं उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है या उसके लिए हमें इंटरेस्ट नहीं है. हम पूरे पेड़ पर मेहनत करेंगे, हम एक एक पत्ते को धोएंगे, हम एक एक फल और फूल को धोएंगे, लेकिन हमारे पास बीज और जड़ों को पानी देने के लिए टाइम नहीं है. which means we don't want to energize the self, we want everything outside to be perfect. और उसी का रिजल्ट है जो आज हम सब कुछ देख रहे हैं, वो सिर्फ उसी का रिजल्ट है कि जड़ों को और बीज को नरिश करने की बजाय पूरे वृक्ष पर मेहनत कर रहे हैं. सो लाइफ बिकम्स अ स्ट्रगल. मेहनत बहुत ज्यादा लगती है और फिर भी अचीव भी कर लिया, लेकिन कंटेंटमेंट नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है. ऐसे अचीवमेंट का फायदा क्या है एग्जैक्टली? अपने आप से कभी तो पूछे, ऐसे अचीवमेंट का फायदा क्या है? I mean, ये तो 20s में है, मैं इसलिए आई वुड लाइक टू शेयर विद देम दैट जब हम उनसे मिलते हैं जो 50s में है, 60s में है, 70s में भी हैं, और ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया, जो उन्होंने सोचा था, डिजायर किया था, उससे कई गुना ज्यादा अचीव कर लिया. आज कोई चीज नहीं है जो उनके पास नहीं है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी कंटेंटेड. तो आपको नहीं लगता सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि खुश कैसे रहेंगे? खुश रहकर तो कुछ भी करो तो वो अच्छा लगता है, लेकिन हमने आज अपनी कंडीशनिंग ऑपोजिट कर दी है. हमने कहा व्हेन आई डू दिस आई विल बी हैप्पी, व्हेन आई बिकम दिस आई विल बी हैप्पी. फिर थोड़े दिन वो डू करते हैं, कहते हैं अब बोर हो गए, अब हम और क्या करें टू बी हैप्पी, बिकॉज हम अपनी जीवन ऑपोजिट इक्वेशन से जी रहे हैं. हमें लगा फ्रॉम द डूइंग the being will be happy. Equation is not from the doing the being will be happy. If the being is happy, whatever I do I will enjoy. Whatever I do I will enjoy. अगर being ठीक है, and which means being को daily basis पे nourish करो. अगर आप हर रोज थोड़ा समय अपने साथ बिताते हैं, सुबह सुबह दिन की शुरुआत फोन और टीवी और ये चीजों के साथ नहीं, अपने आप के साथ करते हैं, थोड़ा समय रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, 10 मिनट भी स्पिरिचुअल स्टडी, क्योंकि वो भी कंटेंट है. स्पिरिचुअलिटी कंटेंट है, लेकिन वो कंटेंट है जिसमें फेथ है, एक्सेप्टेंस है, कंपैशन है, हैप्पीनेस है. रोज कंज्यूम करेंगे ना तो वो अपने आप ऐसे बनते जाएंगे, अपने आप वो बनते जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इमोशनल डाइट लेनी होती है, हम अपने आप बन जाते हैं. अगर आप 15-20 मिनट्स भी रोज अपने आप के लिए दें कि सुबह कुछ बहुत डिवाइन प्योर कंटेंट कंज्यूम करें,
आपका माइंड स्ट्रेंथन हो जाएगा। 5-10 मिनट अपने आप के साथ बैठें, अपने आप के साथ एक प्यारा रिश्ता बनाएं, वो है मेडिटेशन। फिर जब भी आपको कोई डिसीजन लेना होगा ना, आपको सिर्फ अपने आप के साथ बैठना होता है, क्योंकि आपसे अच्छा किसी को भी नहीं पता कि आपके लिए क्या सही है, क्योंकि आपने जो चॉइस करनी है वो आपके संस्कार, आपके कर्म, आपका भाग्य तक लेके जाने वाली है। सो इंट्यूशन is the best way to take a decision. Logic is not always the best way to take a decision. क्योंकि logically जो आज सही लग रहा है 2 साल बाद वो चेंज हो जाएगा, तो हम कहेंगे हमने तो ऐसा सोचा था, फिर वो ऐसा हो गया, क्योंकि हम लॉजिकली डिसीजन ले रहे हैं। लॉजिकली सब कुछ स्टडी कर लीजिए, लेकिन डिसीजन इंट्यूटिव होना चाहिए। इंट्यूटिव आता है, ऐसे आएगा, ये करना है। लॉजिक कहेगी नहीं नहीं ये नहीं करना है, विजडम कहेगी यही करना है, जिसको हम कहते हैं अंतर मन की आवाज, इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब अंदर बैठा हुआ ट्यूटर जो आपको ट्यूशन क्लास देता है, इनसाइड वो बैठा हुआ है, वो दे रहा है, सुनो ना उसकी आवाज। हम सबको पूछते रहते हैं, हम ऑनलाइन जाके सब कुछ ढूंढते रहते हैं, और जो अंदर बैठा है दे रहा है उसकी नहीं सुनते हैं। सो 10-15 मिनट्स डेली विद द सेल्फ। सिर्फ जब करियर चूज करना है तब नहीं, जीवन भर, जीवन भर, क्योंकि हर रोज बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा सा टाइम जब अपने आप को देंगे ना, तो वो जो सीड ऑफ लाइफ है, जिसको हम सोल कहते हैं, आई कहते हैं, उसको स्ट्रेंथन करेंगे। आप कितनी भी अच्छी चॉइसेस बना लीजिए, आप कितने भी सही डिसीजंस ले लीजिए, एक सीन आता है और लाइफ सडनली चेंज हो जाती है। कोविड में हमने ये देखा है, चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे लाइफ के साथ हो, एक सेकंड में हमने सारे डिसीजन, सारी राइट चॉइसेस, सब कुछ जो किया था, एक सेकंड में चेंज होता है। सब कुछ जो परफेक्ट चल रहा होता है वो सडनली चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ सब ठीक रहना चाहिए। ये जो बाहर की दुनिया है ये कंसिस्टेंट नहीं है। इट इज नॉट अ वर्ल्ड ऑफ सर्टेनिटी एनी मोर। वी आर गोइंग थ्रू अनसर्टेन टाइम्स, और ये अनसर्टेन ही रहेगा। लेकिन जब आउटर वर्ल्ड अनसर्टेन हो, कम से कम इनर वर्ल्ड सर्टेन होना चाहिए, गारंटीड होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। तो जब वो बीज स्ट्रांग होगा ना, वो जीवन में आने वाली किसी भी सिचुएशन का बहुत स्टेबिलिटी से सामना कर सकेगा। डिसाइड किया होगा कुछ और आ जाएगा, तो अपने आप को मोल्ड करके बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेगा। ये नहीं कहेगा कि अब तो मुझे जीना ही नहीं है, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर, जस्ट बिकॉज मैंने जो सोचा था हम वो नहीं बने, या जो मैंने रिश्ता बनाया था उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। वी गेट सो मेनी ईमेल्स नाउ एंड दीज चिल्ड्रन से आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। ये कोई मजाक है ये लाइन बोलना? ये कोई मजाक होता है जो हम ऐसे बोल देते हैं? लेकिन हमारे पास क्षमता ही नहीं है। तो छोटी सी चीज जो हमारे अनुसार नहीं होती, हाँ, नाउ आई डोंट वांट टू लिव, नाउ आई डोंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट है उस बीज को स्ट्रेंथन करें। हर रोज नई चॉइसेस आएंगी। आज आप एक चीज डिसाइड भी करोगे, कल कुछ और आ जाएगा, कुछ और बनोगे। मैंने 25 इयर्स पहले इंजीनियरिंग किया था, आज मैं यहाँ हूँ, ये मुझे पता नहीं था, ये मैंने चूज नहीं किया। ये अपने आप जीवन अपने आप लेकर जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट है हम जो कर रहे हैं, हमारी खुशी उस पर डिपेंडेंट नहीं है। हम खुश होकर कर रहे हैं, खुशी के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि खुशी कोई भी चीज करने से नहीं मिलेगी। खुशी सिर्फ बीज को रोज नरिश करने से मिलती है। फिर चॉइसेस लेना और डिसीजन लेना तो बहुत इजी हो जाता है, बहुत सिंपल। जस्ट स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ डेली। Beautiful, beautiful. That I think this is the best advice we all can get. And ये बहुत सरल लेकिन बहुत मुश्किल advice है. So if you can start, there is no better day to start than today. And just spend 10-15 minutes with yourself. It will seem weird, it will seem hard. लेकिन जितना आप ये करेंगे, जैसे कि दीदी ने बताया, वो बीज बोना शुरू कर देंगे और उसकी जड़ों को मजबूत करना शुरू कर देंगे जो आप खुद के लिए कर रहे होंगे। दिस इज वंडरफुल दीदी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑलवेज सो एलिक्वेंट, सो क्लियर, so thoughtful and so inspiring. Your content, I don't need to say this, has made the lives of so many people so much better, and I hope that you continue to do what you're doing. Thank you for sparing time with us. बहुत बहुत अच्छा लगा। सुबह ही इतना कुछ सीखने के लिए मिला that I'll always be indebted. Thank you so much. शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।
मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।